हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन उसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। इससे लास्ट पार्ट में हमने हम्पी के बारे में पढ़ा था जो एक बड़ा कमर्शियल टाउन बन के सामने आया था। आज हम दो और कमर्शियल टाउन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सूरत एंड मसलीपट्टनम। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहता है न्यू सिटीज़ न्यू टाउन्स एंड जो ट्रेडर्स हैं उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। And traders. In 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textile, which had become popular both in Europe and West Asia. In English, Dutch, and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. Initially, great Indian traders like Mullah Abul Ghaffar and Virji Vola, who owned a large number of ships, competed with them. However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and force Indian traders to work as their agents. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political powers in the subcontinent. ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो 16th और 17th सेंचुरी में यूरोप के जो अलग अलग कंट्रीज़ से जो ट्रेडिशंस जो आए थे, यूरोपियन कंट्रीज़ से यहाँ पर आए थे, वो लोग क्या करते हैं उन सर्च में आए थे स्पाइसेस और टेक्सटाइल के मसाले और उसमें क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनकी डिमांड थी, यूरोपियन कंट्रीज़ में इन दो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा थी। ठीक है, तो वो लोग मतलब इनको एक जो इंटरमीडिएट जो हमने देखा था कि इटालियन जो है वो इंटरमीडिएटर का रूप करते थे, तो उससे वो डायरेक्टली इंटरमीडिएटर ना बन के उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट इंडिया में आकर के अपनी कंपनीज वगैरह एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अलग अलग कंट्री से जो है यूरोपियन कंट्रीज़ से यहाँ पर कंपनीज आई, इंग्लिश आई, होलैंड डच आए, फ्रेंच आए, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपेंड करना स्टार्ट दिया। उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाई। ठीक है, प्रारंभ में जो हम कहें कि जो इंडियंस की बात करें तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जो थे, ये दो बड़े हम मतलब इनके जैसे जो कुछ बड़े बड़े जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उनके पास भी बड़ी संख्या में जो है हम बात करें जहाज़ थे, तो उनका मुकाबला उन्होंने उनका जो है एक तरह से कंपटीशन हुआ उनके साथ, इन ईस्ट इंडिया कंपनीज़ का और इन ट्रेडर्स का आपस में, इंडियन और ईस्ट इंडिया कंपनीज़ का, इनका भी जो है एक तरह से कंपटीशन हुआ। लेकिन जो यूरोपियन कंपनीज़ थी, उन्होंने जो कहें किसी साइड पर जो भी ट्रेड था उस पर अपना सिंगल कंट्रोल जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी जो नेवी पावर थी उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो ये इंडियन ट्रेडर्स हैं ये एक तरह से इनके सिर्फ और सिर्फ एजेंट के रूप में बनकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंपटीशन नहीं कर पाते, हार जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो उनके एजेंट बनकर रह जाते हैं। और लास्ट में जो ये जैसे हम इंग्लिश हम बात करें, जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी मतलब पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करना स्टार्ट किया, अपनी कंपनीज़ को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। अब बात करें द सपोर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू बी ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, वीविंग एंड ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा, with more and more people taking them up. Indian textile design became increasingly refined. However, this period also showed the decline of independence of craftspersons. They now began to work on a system of advance, which meant that they had to weave clothes which was already promised to European agents. Weavers no longer had the liberty of selling their own clothes or weaving their own patterns. They had to reproduce the designs supplied to them by the company agents. ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो टेक्सटाइल्स जैसी जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में जो ये वर्क से टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो हमने ट्रेडर्स के उसमें पढ़ा था, क्राफ्ट पर्सन्स के उसमें कि कताई का, बुनाई का, धुलाई का, रंगाई, मैंने कॉटन को कलेक्ट करना, उसको साफ़ करना, उसकी कताई करके उसकी बुनाई करके फिर कपड़ा तैयार करना, वो सारे जो काम थे उसकी रंगाई करना, वो सारे बिजनेसेस जो हैं वो उन्होंने अपने साथ में ले लिए। तो जो क्राफ्ट पर्सन्स थे इसके वजह इनकी डिमांड जो है इंक्रीज़ हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन कॉटन था,
इंडियन जो टेक्सटाइल था उसमें रंग डिज़ाइन जो है वो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इसकी वजह से जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं कहीं ना कहीं मतलब वो कंपनीज जो हैं फिर वो क्या करने लगे, वर्कर्स की डिमांड तो वर्कर्स तो बढ़ गए, क्राफ्ट पर्सन्स तो आ गए, लेकिन उन क्राफ्ट पर्सन्स की जो खुद के आइडियाज़ थे ना वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर दिए गए। कंपनी अपनी मर्जी से अपने डिज़ाइंस लेके आने लगी और उनके ऊपर थोपने लगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये क्राफ्ट पर्सन्स हैं इनकी लिबर्टी है वो स्पॉइल होने लगी, कम होने लगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि इनका जो काम था वो एक तरह से ख़त्म होने लगा। इसके मतलब में जो जो यूरोपियन एजेंट थे उनकी जो है पेशगी चलने लगी, उनकी डिमांड चलने लगी, वो जो है एक तरह से उनके एजेंट के रूप में काम करने लगी। ठीक है, तो उन्हीं के लिए जो है फिर उनको कपड़ा बुनना पड़ता था। अब ये जो बुनकर थे इनको अपना कपड़ा या अपने बुनाई का जो डिज़ाइन था उसकी बेचने की जो लिबर्टी है वो नहीं मिल रही थी। इससे जो है उनको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एजेंटों के थ्रू जो डिज़ाइन वो डिसाइड करते थे जो एजेंट, उसी के अकॉर्डिंग उनको कपड़ा बनाने की पूर्ति करनी पड़ी। ठीक है, 18th सेंचुरी में जो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास जो है उनका इमरजेंस हमें देखने को मिला था। तो ये बेसिकली आज के टाइम पे अगर हम कहें तो ये महानगरों के रूप में जाने जाते हैं, बड़े सिटीज़ के बारे में नोडल सिटीज़ इनको बोलते हैं। ठीक है, क्राफ्ट कॉमर्स underwent major changes as merchants and artisans such as weavers more moved into the black towns established by the European companies within these cities, new cities। तो ये क्या कहते हैं कि इनकी वजह से 18th सेंचुरी में जो ये बड़े टाउन हैं इनमें ईस्ट इंडिया कंपनीज और अदर कंट्रीज जो हैं वो आ जाती हैं और उसकी वजह से ये क्या आते हैं, बड़े फेमस हो जाते हैं। जो क्राफ्ट पर्सनस हैं उनकी काम की डिमांड नहीं रहती, कहीं ना कहीं उनको अपनी मर्जी करने का, अपने डिज़ाइन शो ऑफ करने का वो नहीं मिलता। जो कंपनी के एजेंट्स जो उनको डिज़ाइन देते थे उसी के अकॉर्डिंग उनको बनाना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक बड़ा टाउन का, तो उसमें जो ये इनकी वैल्यू जो है वो कम होती दिखाई देती है, और इसकी वजह से ये लोग इन नगरों से में दूर जो अलग जो टाउन्स बने थे जिनको ब्लैक टाउन के नाम से किया गया था वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ब्लैक का मतलब यहाँ पर मीन्स है यानी कि जो देसी व्यापारी हैं या सिल्क क्राफ्ट पर्सन्स हैं वो ब्लैक पर्सन्स। ठीक है, द ब्लैक और the native traders of craft persons were confined here while the white rulers occupied the superior residence for the Fort St. George in Madras, for Fort St. Williams in Kolkata. The story of craft and commerce in the 18th century will be taken up the next year। तो इसमें क्या कहता है कि 18th सेंचुरी में ये सारा काम होता है। तो ये जो मैं कहें कि जो देसी जो हमारे पुराने जो क्राफ्ट पर्सन्स और जो ये आर्टिशियंस थे ये इनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो ये एक साइड बाई हो जाते हैं। इनका ट्रांसफ़र जो है एक दूसरे टाउन्स में, छोटे टाउन्स में आके रहने लग जाते हैं। तो उस टाउन्स को क्या बोला गया, ब्लैक टाउन्स बोला गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के जो पर्सन्स थे उन्होंने अपने एरिया में जो है किलेबंदी वगैरह कर ली थी। ठीक है, टाउन्स बना लिए थे, फोर्ट बना लिए थे। तो उन फोर्ट को नाम दिया, जैसे इन्होंने मद्रास में बताया, जो चेन्नई में इन्होंने जो फोर्ट बनाया था उसका नाम था सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और फोर्ट सेंट विलियम था वो कहाँ पर बनाया, कोलकाता में बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने वाला है। इसके अब आगे हम जो है हमारे क्राफ्ट पर्सन्स को हम 18th सेंचुरी से नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे क्या रहा। ये हमारा चैप्टर जो है आज कंप्लीट होता है। इसमें अभी पिक्चर दिखाई गई है और उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक वास्को डी गामा का एग्जाम्पल दिया गया।